वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी कि साहित्य के संबंध में अध्ययन के ऊपर ये एक ऐसे लिखा गया है। एक निबंध हमने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके ऑथर है लेफ़केडियो हेयंस। लेफ़केडियो हेयंस जो है इस ऐसे के माध्यम से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पर क्लियर करते हैं। क्या बताते हैं रीडिंग के बारे में कि रीडिंग का में जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको केवल रीड करना ही रीडिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें रीड करने का तात्पर्य यहाँ पर उसके हिसाब से ये लगता है कि हम जो भी पढ़ते हैं, जिस भी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं वो टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ उसकी जो मीनिंग है, उसका अभिप्राय वो भी हमें समझ में आना चाहिए, उसके प्रोसेस को हमें समझना चाहिए, तब जाके ही उसको हमें रीडिंग कहेंगे। केवल मात्र रीड करना है, अपन जो करते हैं पढ़ना, अपन वैसे ही रिपीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को, तो वो रीड नहीं है। रीड का मतलब उसके मीनिंग से है, उसके मतलब से है। उसके बाद में यहाँ पर जो लेखक है वो हमें एक आम आदमी और एक जो क्रिटिक होता है, क्रिटिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने वाला, यानी कि समालोचक जिसे अपन कहते हैं, तो उसके बीच में जो भेद है उसको बताता है कि एक आम आदमी जो होता है वो केवल बाहर से वह किसी भी टेक्स्ट को पढ़ता है, किसी भी पार्ट को बाहर से वो पढ़ लेता है, लेकिन जो एक क्रिटिक होता है, एक समालोचक या कोई विश्लेषण करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ेगा, उसके बारे में अपनी राय बनाएगा। तो ये अंतर है किसका, एक आम आदमी का और एक क्रिटिक का। जबकि जो आम आदमी होता है वो केवल उस पार्ट को पढ़ लेगा, जो पार्ट में पढ़ा हुआ है उसी को बस वो रिपीट के तौर पर देखता रहेगा कि हाँ भाई ये पार्ट को उसने पढ़ा है, अपनी जो राय है वो इसमें नहीं दे पाएगा। लेकिन एक जो क्रिटिक होता है वो उस पार्ट को, पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में और अब फिर अपना ओपिनियन जो है, अपना जो मत है वो खुद इसमें दे सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि जो महान टेक्स्ट, महान जो बुक होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो वो यह बताता है कि महान बुक जो है वो एक ऐसी होती है जो शुरुआत में थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, तो एक नया अर्थ, एक नया यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो सामने देखने को हमको मिलती जाती है। तो इस प्रकार से हम महान बुक के बारे में यहाँ पर भी लेखक ने बताया है। उसके बाद में लेखक जो कहता है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ पर, उसके बाद में लेखक ने बताया कि महान बुक कैसी होनी चाहिए। कैसी होने का मतलब यह है उसको हम कैसे पता पड़ेगी कि महान बुक है, तो उसका टेस्ट किस प्रकार से हो, उसकी एक परीक्षा किस प्रकार से ली जाए। तो इस बात के लिए भी अपन यहाँ पर लेखक बताता है कि जो महान बुक ऐसी होती है जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति हमेशा अप्रिशिएट करे, उसको हर कोई व्यक्ति बड़ाई करे, उसको हर कोई व्यक्ति सराहे। ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के सराहने से वो महान बुक बन जाएगी, नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे 1950 में कोई बुक प्रकाशित हुई और 1950 में भी उस समय पर लोग उसको सराह रहे थे, आपके लोग भी उसको सराह रहे हैं और बाद के लोग भी उसको सराहते रहेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो लेखक है वो आपको बताता है। अब हम पढ़ते हैं इसके पॉइंट बाय पॉइंट क्या कुछ इस चैप्टर में होने जा रहा है। आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा ऐसे टाइप में लेसन है हमारा। तो स्टार्टिंग करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड, कि बहुत ही कम लोग होते हैं इस संसार में हाउ टू रीड, जो सीखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। अब मैंने पहले बता दिया, पढ़ने का मतलब यहाँ पर लेखक का केवल पढ़ने से नहीं है। पढ़ने का मतलब लेखक का है कि जो कुछ हमने टेक्स्ट में पढ़ा है, जो कुछ हमने अध्याय में पढ़ा है, पाठ में पढ़ा है, उसका मतलब समझ में आना। तो बहुत ही कम होते हैं, वेरी फ्यू पर्सन से बहुत कम लोग जानते हैं नो, जानना, हाउ टू रीड, पढ़ना, यानी कि पढ़ा कैसे जाता है, अध्ययन कैसे किया जाता है, इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं। Considerable experience with literature is needed before taste and discrimination can possibly be acquired, and without these it is almost impossible to learn how to read. अब देखिए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, कंसिडरेबल का होता है अत्यधिक, या यूँ कह सकता हूँ काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, अच्छा खासा अनुभव विथ लिटरेचर, किसमें, साहित्य में। तो साहित्य में जो अच्छा खासा अनुभव है इज नीडेड, उसकी आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है, बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। बिफोर टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या हो गया, रुचि, कि किस चीज़ में आपकी रुचि है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेद, भेद, यानी कि आप रुचि किस चीज़ में दिखा रहे हो और किस चीज़ को छोड़ रहे हो। यानी कि ये कह रहा है कि किसको तो मैं पढ़ूं
और किसको ना पढ़ूं, उनके बीच में जो भेद है वो निकालना, वो किससे संभव है? केवल साहित्य के अच्छे खासे अनुभव से। यानी कि जो व्यक्ति लंबे समय से साहित्य को पढ़ता है, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस जिस व्यक्ति के पास में होता है, अच्छा खासा अनुभव उसके पास में होता है साहित्य को पढ़ने का, वही व्यक्ति इस अपने टेस्ट को, अपनी रुचि को और अपने भेद को समझ सकता है। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, वही आसानी के साथ में उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति के पास में साहित्य का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वही व्यक्ति पता लगा सकता है कि किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है। यानी कि यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट का मतलब रुचि, किस चीज़ को तो पढ़ने की रुचि है उसकी। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का भेद, यानी कि किस चीज़ को छोड़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोनों बातें कौन कौन प्राप्त करेगा? जो जिस व्यक्ति के पास में साहित्य का अच्छा खासा अनुभव होगा। एंड विदाउट दीज, और इनके बिना, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव हो जाता है, टू लर्न हाउ टू रीड, कि पढ़ा कैसे जाता है, अध्ययन कैसे किया जा सकता है, ये सीखना। यानी कि अगर हमारे पास में टेस्ट नहीं है या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि हमको ये नहीं पता पड़ पाता कि हमको पढ़ना क्या है, किसको छोड़ना है, तो इन सब के बिना बिल्कुल असंभव है पढ़ना। तो हाउ टू रीड, पढ़ा कैसे जाता है, ये सीखना बिल्कुल असंभव हो जाता है। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं तो यही कहता हूँ कि ये बिल्कुल असंभव हो जाता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव हो जाता है कि उस व्यक्ति को पता नहीं पड़ेगा, वो कभी नहीं जानेगा कि पढ़ा कैसे जाता है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। अब देखिए, हमने कहा कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, चूंकि देयर आर सम रेयर मैन, कुछ ऐसे रेयर मैन होते हैं। रेयर मैन का मतलब क्या हो गया? दुर्लभ लोग। रेयर मैन का मतलब हो गया दुर्लभ, या कह सकते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिनके पास क्या होती है? एक प्रकार की इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब हो गया जन्मजात, इनहेरिटेड का मतलब तो हो गया जन्मजात लिटरेरी, साहित्यिक, और साहित्य के बाद में है इसके बाद इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब हो गया प्रवृत्ति, कि ऐसे लोग होते हैं कुछ है जिनके पास क्या होती है? जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति होती है। वो जो लोग होते हैं वो दुर्लभ लोग हैं, और आर एबल टू रीड, वो पढ़ने में सक्षम भी होते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यहाँ तक कि 25 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती है, क्योंकि वो जन्मजात रेयर है ना, दुर्लभ लोग हैं वो। तो ऐसे कुछ दुर्लभ लोग भी होते हैं, दुर्लभ व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास में जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति होती है, और वो जो लोग होते हैं बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये तो क्या है? बहुत ही बड़े एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद, अपवाद। लेकिन ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, बहुत ही कम लोग होते हैं, अपवाद के तौर पर है वो तो। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं केवल किन की बात कर रहा हूँ? एवरेज। जो एवरेज का मतलब औसतन जो व्यक्ति होते हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। आप देखते होगा हर क्लास में हर चीज़ के लोग होते हैं, कोई ऐसा ब्रिलियंट भी होता है और कुछ है बिल्कुल डल भी होते हैं, लेकिन एवरेज ज़्यादा होते हैं। तो मैं केवल एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एवरेज लोगों की, औसतन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। फॉर टू रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। देखो ये बात अपन ने पहले ऊपर पढ़ी है कि हाउ टू रीड, रीड पढ़ना कैसा होता है, उसके बारे में यह बताया है। फॉर, क्योंकि टू रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब हो गया पाठ। हमारा जो टेक्स्ट होता है, हमारा जो पाठ होता है, उसके शब्दों को पढ़ना, उसके शब्दों को पढ़ना। करेक्टर्स का मतलब एक तरीके से मान लेना उसके जो कुछ मात्राएं वगैरह, जो भी लेटर्स की जो मात्रा वगैरह जो बच जाती है वो करेक्टर्स कहलाती है। ठीक है, ये कहना चाहता है यहाँ पर कि जो पाठ होता है हमारा, तो पाठ के जो प्रत्येक वर्ड होते हैं, प्रत्येक जो शब्द होते हैं, उनको पढ़ने का मतलब ये नहीं है रीडिंग इन ए ट्रू सेंस। ये वास्तव में उसका मतलब पढ़ना नहीं है कि आप लोगों ने जैसे अपन यहाँ पूरी इंग्लिश पूरी पढ़ दी और इसका अगर मीनिंग अपन को समझ में नहीं आया तो क्या वो पढ़ना कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको वास्तव में भी समझ में भी तो आना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं इंग्लिश में अपने पास इतने सारे वर्ड आ रहे हैं, हमने पढ़ दिया सारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ दिया, तो ये क्या पढ़ना हुआ? क्या नहीं। इसका मतलब जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक वो एक्चुअल में
ट्रू सेंस में वो पढ़ना नहीं है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ एज ए रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर्स ऑटोमेटिकली इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। अब आप देखोगे यू विल ऑफन फाइंड आउट योर सेल्फ, तुम अपने आप को अक्सर पाते हो किसमें, रीडिंग वर्ड्स शब्दों को पढ़ते हुए, और करेक्टर्स या फिर जो शब्द होते हैं, करेक्टर्स भी यहाँ पर शब्द के लिए लगा लो, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप देखोगे कि आप अपने आप ही कुछ भी शब्द को पढ़ने में पढ़ पाते हो, पढ़ लेते हो। इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, यहाँ तक कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन उनका जो उच्चारण होता है वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से कर लेते हो। लेकिन वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद ए टोटली डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन आपका तो दिमाग किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, पूरे रूप से अलग सब्जेक्ट, पूरे रूप से अलग विषय में आपका दिमाग लगा हुआ है, फिर भी आप दूसरे वर्डों को बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल कोई बिना गलती किए, प्रोनाउंसिएशन में बिना कोई गलती किए उनको तुम आसानी के साथ में पढ़ पाते हो। क्या आप लोगों को उनका मतलब समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया। आप लोगों का दिमाग तो कहीं और चल रहा था, आप लोगों का दिमाग किसी और काम में लग रहा है, आप लोग वहाँ पढ़ रहे हो और आपका उच्चारण भी वहाँ ठीक चल रहा है, उसके बावजूद भी आप क्या उसको आपको कंठस्थ याद हो रहा है? क्या आपको उसकी बातें समझ में आ रही? नहीं आएगी। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग becomes altogether automatic it at an early period of life। इस प्रकार की जो दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, इस प्रकार के पढ़ने का जो तरीका है, मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तरीका। तो इस प्रकार से जो अपन पढ़ते हैं, यानी कि दिमाग का अपना तो ध्यान तो कहीं और चल रहा है और अपन कुछ पढ़ रहे हैं, अपन प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो तरीका है बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, ये कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक होता रहता है, चलता रहता है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती समय में, जीवन का जो शुरुआती समय होता है उस समय पर इस प्रकार के जो पढ़ने का तरीका है वो चलता रहता है, अपना ये काम करते रहते हैं। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इन रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और यह बिना किसी ध्यान के, इर्रेस्पेक्टिव होता है के बिना, ऑफ अटेंशन किसके बिना? ध्यान के। तो ध्यान के बिना इसे किया भी जा सकता है, ऐसा काम कर सकते हैं, अपन पढ़ते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा क्लास में भी देख लो तुम, क्लास में भी हम बैठे रहेंगे चुपचाप आराम से, अपना दिमाग कहीं और चलता रहेगा और अगली वहाँ चलती रहती है, अपन खूब ध्यान देते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि अब तक क्या पढ़ा तो आप बोल जाओगे। तो वही बात है कि बिना किसी ध्यान के ये काम किया भी जा सकता है। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सन अम्यूजमेंट। अब यहाँ देखो एक और बात ने ऑथर ने निकाली है कि ऑथर कहता है कि केवल हमें किसी भी अध्याय में से किसी भी एक नैरेटिव पार्ट को अगर अलग करके पढ़ते हैं तो वो भी केवल पढ़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ऐसे का पार्ट चल रहा है, निबंध का ये पार्ट चल रहा है, अब आप लोगों को ये बोरियत सा लग रहा होगा, ये पार्ट लग रहा है, लेकिन इसी बीच में यदि कोई कहानी वाला पार्ट आ जाए, नैरेटिव पार्ट अगर यदि आ जाता है तो आप लोग उसको तो पढ़ लोगे और बाकी को छोड़ दोगे। तो ये भी कोई पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो पढ़ना है, जो नैरेटिव पार्ट को जो अपन पढ़ रहे हैं वो केवल एक तरीके से अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, ना कि आप समझने के लिए पढ़ रहे हो उसको, है ना अंतर इस बात के लिए। जैसे अब तुम लोगों को लग रहा होगा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और ये पूरा ऐसे का पार्ट है, आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही होगी थोड़ी सी समझने में भी, तो आप लोगों को सोचोगे आप इसको छोड़ दो, लेकिन ये बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कहने जा रहा है ये चैप्टर जो हमारा। अब आप लोगों को जैसे मैं कह दूँ कि इसमें से आपने कुछ छोड़ दिया, आगे मान लीजिए इसी चैप्टर में कोई कहानी आ जाती है तो आप कहानी को पढ़ लोगे, बाकी को छोड़ दोगे, तो आपने जो कहानी पढ़ी वो रीडिंग नहीं है, वो केवल अम्यूजमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो, मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो। तो यही बात यहाँ पर निकाल रहा है कि नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर अलग से निकाल लेना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? अलग से निकाल लेना। किसको? द नैरेटिव पोर्शन, यानी कि नैरेटिव का मतलब वर्णनात्मक जो भाग होता है, यानी कह ले कहानी का जैसा भाग, तो कहानी के भाग को अलग से निकाल लेना ऑफ ए टेक्स्ट, एक अध्याय में से कहानी के पार्ट को अलग से निकाल लेना और फिर इसे पढ़ना। मैं इसे रीडिंग भी नहीं कहूँगा, आई कॉल नॉइदर आई कैन आई कॉल इट रीडिंग, मैं इसे पढ़ना नहीं कहूँगा। फ्रॉम सिंपली टू फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, और केवल ये किस लिए पढ़ते हैं इसको? फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, एक व्यक्ति के पर्सनल अम्यूजमेंट का मतलब, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत और अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन के लिए पढ़ना जो होता है उसे हमें रीडिंग नहीं कहेंगे, उसे हम अध्ययन करना नहीं कहेंगे।
आ गई वही बात। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, दूसरे शब्दों में मैं बात करूं कि यानी कि एक स्टोरी के तौर पर किताब को पढ़ना, ये पढ़ना नहीं है। ठीक है, नैरेटिव पार्ट पोर्शन का मतलब मैंने पहले बता दिया, वर्णनात्मक कोई भी चीज़ आती है जिसको अपन अलग करके पढ़ लेते हैं अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, तो वो भी पढ़ना नहीं है। दूसरे शब्दों में उसने पहले बता दिया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, कहानी के लिए किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ना नहीं है। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way। अब फिर भी देख लो, yet फिर भी, most of the reading, ज़्यादातर जो रीडिंग होती है, that is done in the world, जो इस संसार में ही होती है, ज़्यादातर जो इस संसार में जो रीडिंग की जा रही है वो सारे की सारी जो रीडिंग है is done in exactly this way, वो भी इसी तरीके से की जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि संसार में जो भी रीडिंग करते हैं, जिस तरीके से भी अध्ययन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो रीडिंग है वो भी इसी तरीके से की जाती है। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might say, even say every day, by people who do not read at all। Thousands and thousands of book, हजारों की संख्या में जो किताबें हैं, are bought, खरीदी जाती हैं, every year, प्रत्येक साल खरीदी जाती है, every month, प्रत्येक महीने खरीदी जाती है, I might even say every day, मैं यहाँ तक कि कह सकता हूँ कि प्रत्येक दिन खरीदी जाती है। किसके द्वारा? बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, यानी कि उन लोगों के द्वारा जो इन किताबों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। हजारों की संख्या में किताबें खरीदी जाती है, प्रत्येक साल, प्रत्येक महीने, यहाँ तक कि कहीं प्रत्येक दिन भी खरीदी जाती हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वो केवल सोचते हैं कि उन्होंने इसको पढ़ लिया है, वो केवल पढ़ तो लेते हैं। दे ओनली थिंक, वे केवल सोचते हैं, दैट दे रीड, कि उन्होंने पढ़ा है। दे बाय बुक्स, वे किताबों को खरीदते हैं, जस्ट टू अम्यूज दैम सेल्वेज, अपने आप को केवल मनोरंजन करने के लिए, वो किताबों को केवल अपने आप का मनोरंजन करने के लिए ही खरीदते हैं। टू किल टाइम, समय को मारने के लिए, मतलब टाइम पास करने के लिए करते हैं। एज दे कॉल इट, जैसा कि वो कहते हैं कि मैंने तो किताब किस लिए ली है, टाइम पास करने के लिए, ऐसे मानते हैं वो किताबों को। इन 1 hour और 2 देयर और 2, या तो 1 घंटे या फिर 2 घंटे। देयर आइज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेज, उनकी जो आंखें होती है वो सारे पन्नों को पास कर देती है, पास का मतलब फेर देती है, यानी कि 1 या 2 घंटे में वो किताब के सारे पन्नों को आप अपने आंखों के सामने निकाल देते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या एक अच्छी स्टडी के लिए, एक अच्छी रीडिंग के लिए क्या मुमकिन है कि आप 1 या 2 घंटे में किताब के सारे पन्नों को पलट लोगे, सारे पन्नों को निकाल लोगे? तो जैसा ही इसने बताया है कि वो लोग क्या करते हैं, इन 1 hour और 2, 1 या 2 घंटे में, देयर आइज, उनकी जो आंखें होती है, हैव पास्ड ओवर ऑल द पेज, वो सारे पन्नों को पलट लेती है। एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड्स ए वेग आइडिया और 2, फिर उस समय पर उसके दिमाग में, एंड देयर इज लेफ्ट, और फिर बचता है, इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में, एक वेग आइडिया, यानी कि एक अस्पष्ट सा विचार, या फिर और 2, या फिर 2 विचार, अबाउट वाट दे हैव बीन लुकिंग एट, जिसके बारे में वो देख रहे हैं, जिस किताब के बारे में वो पढ़ रहे थे, जिस किताब के बारे में उन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो उनके पास में केवल 1 या 2 विचार ही ऐसे होते हैं, जो भी कैसे होते हैं, वेग का मतलब अस्पष्ट, वो भी स्पष्ट नहीं होते, केवल 1 या 2 विचार होते हैं, जो भी अस्पष्ट विचार होते हैं उस किताब के बारे में उनके पास में। एंड दिस दे रियली बिलीव इन रीडिंग, दिस दे रियली, और वास्तव में, बिलीव इन रीडिंग, और वे ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कुछ पढ़ा है। एंड दिस, और यह दे रियली, वो मानते हैं, बिलीव मानते हैं, इज रीडिंग, पढ़ना, ये वास्तव में इसको क्या मानते हैं, पढ़ना मानते हैं। अब क्या ही पढ़ना है क्या? नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, नथिंग इज मोर कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी साधारण नहीं है। नथिंग इज मोर कॉमन, कुछ भी साधारण नहीं है, देन टू बी आस्क्ड, पूछे जाने के बजाय, यदि उनसे पूछा भी जाता है, कॉमन सी बात है, अगर उनसे पूछा भी जाता है, हैव यू रीड सच ए बुक, क्या तुमने ऐसी किताब पढ़ी है? अब मान लीजिए अपन उससे कोई कॉमन सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हैव यू रीड सच ए बुक, क्या तुमने ऐसी किताब पढ़ी है? और टू हेयर समबडी से, या फिर कुछ लोग कहते हुए सुनेंगे हमें कि आई हैव रीड सच एंड सच बुक, मैंने फला किताब पढ़ ली, मैंने खला किताब पढ़ ली, इस प्रकार से वो बोलते हैं। जैसे अपन उनसे पूछते हैं कि क्या आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी है, मतलब आपने ये किताब पढ़ ली, तो वो लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार से सुनाई देंगे कि मैंने फला किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली।
बट लेकिन दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन वो जो लोग होते हैं डज नॉट स्पीक, वो सीरियसली डज नॉट, बट लेकिन दीज पर्सन्स वो जो लोग होते हैं डू नॉट स्पीक, बोलते नहीं है सीरियसली का मतलब गंभीर तौर पर, लेकिन वो इस चीज़ पर गंभीर रूप से सीरियसली रूप से नहीं बोल पाते। आउट ऑफ थाउजेंड्स पर्सन हु से आई हैव रीड दिस, यानी कि हजारों जो लोग होते हैं हु से जो कहते हैं कि आई हैव रीड दिस, मैंने उसको पढ़ लिया, आई हैव रीड दैट, मैंने उसको पढ़ लिया। देर इज़ नॉट वन परहैप्स, शायद ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो किसी भी ओपिनियन को रखने में किसी भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में सक्षम हो। यानी कि अगर मान लीजिए हजारों लोग ऐसे लोग होते हैं जो कहते रहते हैं हमें कि मैंने वो पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, लेकिन देर इज़ नॉट वन परहैप्स, शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो किसी भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में सक्षम हो, किसी भी अपनी राय देने में सक्षम हो कि इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है, उसको देने में कोई सक्षम ही नहीं हो पाता इतने बार पढ़ने के बाद भी। वर्थ हेयरिंग, सुनने योग्य, यानी कि सुनने योग्य कोई भी जो मत है वो देने में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वाट अबाउट वाट ही हैज़ बिन रीडिंग, जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस किताब के बारे में वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो अपना विचार जो है, सुनने योग्य जो विचार है वो देने में सक्षम में नहीं हो पाते। मैनी एंड मैनी टाइम आई हेयर स्टूडेंट्स से दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, मैनी एंड मैनी टाइम, बहुत समय बार, यानी कई बार, बहुत समय बार, आई हेयर मैंने सुना है, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, से दैट ये कहते हुए कि दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि मैंने उन निश्चित किताबों को पढ़ लिया है। यानी कि कई बार, यूँ कह सकते हैं बहुत बार मैंने विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुना है कि मैंने उस किताब को, सर्टेन बुक्स का मतलब क्या हुआ है, निश्चित किताबें, यानी कि उनके सिलेबस में कोई किताब होगी तो वो किताब की बात हो रही है। तो मैंने कई बार विद्यार्थियों से सुना है कि मैंने उस किताब को पढ़ लिया है। बट लेकिन इफ़ आई आस्क दैम, अगर मैं उनसे पूछूँ, अगर मैं उनसे पूछूँ सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न रिगार्डिंग द बुक्स, उस किताब के संदर्भ में, उस किताब के संदर्भ में यदि मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आई फाइंड दैट, तो मुझे मिलता है कि दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। अगर मैं उस किताब के रिगार्डिंग, उस किताब के संदर्भ में कुछ अगर उनसे प्रश्न पूछता हूँ तो वो किसी भी आंसर का उत्तर, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर जो है वो नहीं दे पाते। और एट बेस्ट, और जो दे भी सकते हैं, दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैड सेड अबाउट द व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग। और अगर कोई व्यक्ति दे भी पाता है, एट बेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा अगर वो कुछ कर पाते हैं तो केवल वो क्या कर पाते हैं, दे विल ओनली रिपीट, वो केवल दोहराव कर पाते हैं किस चीज़ का, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ का, दैट है समबडी एल्स हैज सेड, कि किसी और व्यक्ति ने उस बारे में कहा है। अबाउट व्हाट दे थिंक, जिसके बारे में जैसा वो सोचते हैं, दे हैव बीन रीडिंग, जिनके बारे में उसने पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर किसी व्यक्ति से उस किताब के रिगार्डिंग अगर कोई प्रश्न पूछता हूँ तो पहली बात तो ये है कि वो इस प्रश्न का आंसर जो है वो नहीं दे पाते, नहीं देने में सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है, यदि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न का आंसर दे भी देता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे भी पाता है, तो वो केवल उन्हीं चीज़ों का दोहराव करेगा जैसा उस किताब में किसी व्यक्ति ने लिखा है, जैसा उस किताब में किसी व्यक्ति ने अपना ओपिनियन दिया है, उसी ओपिनियन को वो दोहराव करता है। ये नहीं है कि वो विद्यार्थी अपने विवेक से कुछ उस प्रश्न का आंसर निकाल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। वो केवल क्या करता है कि इस किताब के मामले में किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ सोचा है, उसको लिखा हुआ है, वहाँ उसने पढ़ा है, व्हाट दे वर रीडिंग, जिसके बारे में उसने पढ़ रहा है, उसी को वो दोहराव करेगा, अपने दिमाग से उस प्रश्न का आंसर वो नहीं निकाल पाता। बट दिस इज नॉट पेक्यूलर टू स्टूडेंट्स, लेकिन ये दिस इज नॉट पेक्यूलर, ये कोई विशेष बात नहीं है टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। विद्यार्थी तो यही काम करते हैं सबके सब, क्योंकि सब आप रटंत विद्या करते हो, आप भी जानते हो इस बात के लिए। बट दिस इज नॉट पेक्यूलर टू स्टूडेंट्स, लेकिन विद्यार्थियों के लिए विशेष नहीं है। पेक्यूलर का मतलब हो गया विशेष, ऐसा नहीं है कि केवल बात विशेष बात विद्यार्थियों की हो यहाँ पर। इट इज़ ऑल कंट्रीज द वे व्हाट दे ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक, कि ऐसा नहीं है कि ये सब केवल विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए है, ये सारे देशों में, इट इज़ ऑल कंट्रीज, ये सारे देशों में द वे ठीक उसी प्रकार से किया जाता है
कि द ग्रेट पब्लिक, जो महान जो लोग होते हैं, महान जो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा जो लोग होते हैं, डेवोर्स बुक, वो किताब को निगल जाते हैं। डेवोर का मतलब क्या होता है? निगलना। अब निगलने का मतलब ऐसा नहीं है किताबों को खा गए वो, नहीं, कि ऐसा सारे ही देशों में होता है, सभी देशों में इसी तरीके से होता है कि जो लोग होते हैं वो किताबों को तुरंत फुरंत में, यानी कि अचानक, स्पीडली कहते हैं, यानी कि डेवोर का मतलब यहाँ पर है तुरंत फुरंत पढ़ लेना, धड़ाधड़ पढ़ लेते हैं, तो किताबों को तुरंत फुरंत ये पढ़ लेते हैं, ऐसा संसार के सभी देशों में होता है। आई वुड से दैट, मैं कहूँगा कि द डिफरेंस, बताना चाहूँगा क्या अंतर, बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इन ए इज चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट कॉमन पर्सन डज नॉट। अब यहाँ पर जो लेखक है वो यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? अंतर बताता है किसके बीच में, कि एक तो महान क्रिटिक, ग्रेट क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब समालोचक, समीक्षक, और एक कॉमन जो पर्सन होता है, कॉमन मैन जो होता है, साधारण आदमी जो होता है, उसके बीच में क्या अंतर है वो बता रहा है यहाँ पर। आई वुड से दैट द डिफरेंस, मैं यहाँ पर डिफरेंस को बताना चाहूँगा, अंतर बताना चाहूँगा बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, महान आलोचक या कह सकते हैं समालोचक या कह सकते हैं समीक्षक, और कॉमन पर्सन यानी कि जो आम आदमी होता है, सामान्य जो लोग होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर है। इज चीफली, वो मुख्य अंतर ये है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज, कि जो महान समीक्षक जो होते हैं वो जानते हैं हाउ टू रीड, कि पढ़ा कैसे जाता है। वो समीक्षक जो होते हैं, महान जो समीक्षक है वो जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और इस बात को जो कॉमन पर्सन होते हैं वो नहीं जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक। कोई भी व्यक्ति वास्तव में सक्षम नहीं हो पाता एक किताब को पढ़ने में, हु इज नॉट एबल, जो एबल नहीं है, टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, ओरिजिनल का मतलब वास्तविक मत को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द बुक, यानी कि किताब की जो विषय वस्तु होती है उसके संदर्भ में। इसका मतलब क्या है कि एक अपने पास में किताब है, उस किताब में जो भी अपने पास में विषय सामग्री आई है, कंटेंट जो भी है, उस किताब की विषय सामग्री को देखते हुए अगर हम अपने ओरिजिनल जो ओपिनियन हमारा, वास्तव में जो हम किस प्रकार का ओपिनियन रख सकते हैं उस किताब के संदर्भ में, उस कंटेंट के संदर्भ में किस प्रकार का जो और ओपिनियन हम रख सकते हैं, अगर वो अपन देने में सक्षम नहीं है तो वास्तव में हम अपनी एक किताब को पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि एक जो महान आलोचक होता है, एक महान जो समीक्षक होता है, वो कैसा होता है, वो उस किताब के प्रत्येक कंटेंट को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में वो अपना ओपिनियन निकालेगा खुद ही कि मैं इस किताब के में इस कंटेंट के बारे में ये कहना चाहूँगा। लेकिन जो एक कॉमन मैन होता है वो इस काम को करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए कहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पढ़ने में सक्षम नहीं है एक किताब को जब तक कि वो खुद का ओरिजिनल ओपिनियन नहीं रख सके उस किताब के कंटेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आगे की जो क्लास है वो अपन कल पढ़ेंगे।